बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तस्वीर की उड़ान, इमरान सीरीज, मुसन्निफ इब्ने सफ़ी। सफदर बेखबर सो रहा था कि अचानक इसकी आंख खुल गई। जहन के किसी गोशे में यह एहसास मौजूद था कि वो बेवजह नहीं जागा। फिर बड़ी फुर्ती से इसने बिस्तर छोड़ दिया, लेकिन वो बेडरूम से बाहर ना निकल सका, क्योंकि इसे दरवाजे पर एक आदमी खड़ा हुआ नजर आया था, जिसके हाथ में दबे हुए रिवॉल्वर का रुख इसकी तरफ था। वो इसका चेहरा देख ना सका, क्योंकि इसकी फेल्ट हेड का गोशा पेशानी से नीचे झुका हुआ था और गहरी नीली रोशनी भी इसमें से खारिज हुई थी। जहां हो वहीं ठहरो, वो आदमी गुर्राया। क्यों? सफदर ने कहा। गैर जरूरी गुफ्तगू से परहेज करो, उस आदमी ने कहा। अब सफदर सोच रहा था कि हो सकता है कि इसे आवाज देकर जगाया गया हो। दूसरे कमरों से लोगों के चलने फिरने की आवाजें आ रही थीं। मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि तुम क्या चाहते हो, सफदर ने कुछ देर बाद कहा। वॉन हेग्जी का वो खत जिस पर इसका पता तहरीर था, उस आदमी ने कहा। मुझे अभी तक मिल नहीं सका, सफदर बोला। मुतमईन रहो, इस वक्त भी इसकी तलाश जारी है। ओह, तो ये बात है, सफदर ने सोचा। लिफाफा तलाश किया जा रहा है, वो कुछ ना बोला। तुम खामोश हो गए, रिवॉल्वर वाले ने इसे छेड़ा। खुश हो रहा हूँ कि तलाश करने की जहमत से बच गया। यही बात थी तो इसकी जरूरत नहीं थी, सफदर ने रिवॉल्वर की तरफ इशारा करते हुए कहा। अपने दोनों हाथ उठाए रखो, आने वाला बोला। तुम लोगों का दिमाग चल गया है शायद। जब मैं कह चुका था कि पूरी तरह तावन करूंगा, तो फिर ये सब कुछ क्यों? सफदर ने कहा। बेहतर है कि खामोशी रहो, आने वाला बोला। दफतन किसी ने दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुल जाने पर दो आदमी अंदर दाखिल हुए और इनमें से एक ने आगे बढ़कर तेज रोशनी वाला स्विच ऑन कर दिया और फिर वो दोनों ही कमरे का सामान उलटने पुलटने लगे। सफदर खामोश खड़ा देखता रहा। जरा ही सी देर में पूरा कमरा तहस नहस होकर रह गया। लेकिन इस दौरान में सफदर ने अंदाजा कर लिया था कि इन तीन आदमियों के अलावा यहाँ पर और कोई भी नहीं है। जब इस तलाश का सिलसिला खत्म हो गया तो रिवॉल्वर वाले ने कहा, अब तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। क्यों? सफदर ने पूछा। मैं इस बहस में नहीं पड़ता, इसने रिवॉल्वर वाले से दरवाजे की तरफ इशारा किया। कहाँ चलना होगा? सफदर ने पूछा। वक्त जाया ना करो, वो गुर्राया। क्या मैं लिबास तब्दील कर सकता हूँ? सफदर ने पूछा। नहीं, इसका लहजा बहुत सख्त था। अच्छी बात है, सफदर मुर्दा सी आवाज में बोला और फिर दरवाजे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया। वो तीनों ही समझे थे कि वो दरवाजे से गुजर जाएगा, लेकिन वो अचानक रिवॉल्वर वाले पर टूट पड़ा। बकिया दो पर इस गैर मुतवक्का तब्दीली से इस्तरारी कैफियत का हमला हुआ और वो बगैर सोचे समझे सफदर से चिमट गए। फिर इनमें से एक का सर दीवार से टकराया था और दूसरे के हलक से घुटी घुटी सी आवाज निकली थी। रिवॉल्वर वाले का हाथ अब खाली नजर आ रहा था। पहले ही हल्ले में सफदर ने इसके हाथ से रिवॉल्वर निकाल दिया। इतने में फोन की घंटी बजी और बजती ही रही। सफदर ने अपने नीचे दबे हुए आदमी को छोड़कर रिवॉल्वर के लिए छलांग लगाई और इस बार वो खुद इन दोनों आदमियों के नीचे दबा हुआ था, जिन्हें कुछ देर पहले झटक चुका था। तीसरा इससे रिवॉल्वर छीनने की कोशिश करने लगा। फोन की घंटी बजती रही। फिर सफदर ने वहां चौथे आदमी की झलक देखी। वो बहुत आहिस्तगी से कमरे में दाखिल हुआ, सीधा सफदर की तरफ चला आया और इसके इस हाथ पर पैर रख दिया जिसमें रिवॉल्वर दबा हुआ था। रिवॉल्वर पर इसकी ग्रिप ढीली पड़ती चली गई। ऐसा महसूस हुआ था जैसे कलाई की हड्डी टूट जाएगी। बिलाखिर रिवॉल्वर इसके हाथ से निकल ही गया। इसने इसका पैर अपनी कलाई पर से हटते देखा। दूसरे आदमी ने रिवॉल्वर संभाल लिया और कलाई पर से पैर हटाने वाला फोन की तरफ जा रहा था। ओह, सफदर के मुंह से बेख्तियार निकला। अब वो इस आने वाले का पूरी तरह जायजा ले सकता था। ये तो वही कोताह गर्दन और चौड़े शाने वाला आदमी था जिससे इसने वॉन हेग्जी वाला झूठ बोला था। रिवॉल्वर वाले ने सफदर को उठने का इशारा किया। वो उठा था और तीनों ने इसे नरगे में ले लिया। कोताह गर्दन आदमी ने फोन का रिसीवर उठाया और बोला, हेलो, मैं डॉक्टर सबडलर बोल रहा हूँ। तुम्हारा मरीज से क्या ताल्लुक है? हाँ, इसने फ़ोन करके मुझे बुलाया था। मैं यहाँ पहुँचा तो वो मुझे बेहोश मिला। क्या तुम इसे बहुत करीब से जानते हो? हाँ, सफदर सईद। फाटक की नेम प्लेट पर यही नाम लिखा है। क्या नाम बताया? वॉन हेग्जी। तुम कोई भी हो, खुदा के लिए चले आओ। मेरी समझ भी नहीं आता कि मैं क्या करूं। मैं तो पुलिस को फ़ोन करने वाला था। प्लीज़ हरी अप। वो यहाँ बिल्कुल तन्हा पड़ा है। वो रिसीवर रखकर सफदर की तरफ मुड़ा।
इसके होंठों पर बड़ी सफाक सी मुस्कुराहट थी। अगर तुम अपनी खैरियत चाहते हो तो बेहोश बनकर बिस्तर पर लेट जाओ, इसने सफदर से कहा। सफदर के सर के जख्म के टांके शायद खुल गए थे, क्योंकि बैंडेज से खून रसने लगा था। फोन पर कौन था? सफदर ने पूछा। शिकार खुद ही जाल की तरफ आ रहा है। क्या मतलब? सफदर ने कहा। वॉन हेग्जी, वो बोला। सफदर ने तवील सांस ली और जबरदस्ती मुस्कुराया। चलो, मेरी जान तो छूटेगी, इससे कहा और बिस्तर की तरफ मुड़ गया। ठहरो, वो आदमी हाथ उठाकर बोला। सफदर रुक गया और फिर इसने तीनों से में से एक से कहा, बिस्तर की अच्छी तरह तलाशी ले लो। वो आगे बढ़ा और जैसे ही तकिया उठाया, सफदर के रिवॉल्वर पर नजर पड़ी। होब, कोताह गर्दन सफदर की आंखों में देखता हुआ मुस्कुराया। सफदर ने लापरवाही से शानों को जुम्बिश दी और बिस्तर पर गिर पड़ा। शायद इसे एहसास ही नहीं था कि इसके सर का जख्म दोबारा रसने लगा है। फिर कोताह गर्दन ने अपने साथियों से किसी ऐसी जबान में गुफ्तगू शुरू कर दी जो सफदर के लिए नहीं थी। वो तीनों कमरे से चले गए। अपनी आंखें बंद कर लो, कोताह गर्दन सफदर को घूरता हुआ बोला। मैं तुमसे पूरी तरह ताउन करूंगा, सफदर ने कहा और आंखें बंद कर ली। 10-15 मिनट तक वो यूं ही पड़ा रहा। फिर कदमों की आवाज़ सुनी, लेकिन कम से कम ये मर्दों के कदमों की तो चाप नहीं हो सकती थी। जैसे ही ये चाप इस कमरे में दाखिल हुई, सफदर ने आंखें खोल दी। ओहो, कुछ जाना पहचाना सा चेहरा। अरे, ये तो स्वीडिश आर्टिस्ट क्रिस्टन है। एक्सटू ने इसी के बारे में तो मालूमात हासिल करने को कहा था। लेकिन वो कोताह गर्दन कहाँ है? वो बिस्तर के करीब आई। सफदर ने उठना चाहा, लेकिन वो हाथ उठाकर बोली, लेटे रहो, लेटे रहो। अरे, तुम्हारी बैंडेज से खून तर हो गई है। डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर? लेकिन तुम कौन हो? सफदर ने पूछा। तुम्हारे दोस्त वॉन हेग्जी की एक मिलने वाली। इसने बताया था कि तुम तन्हा हो और बीमार हो, क्रिस्टन ने कहा। वो खुद क्यों नहीं आया? सफदर ने भराई हुई आवाज में पूछा। ये मैं नहीं जानती, मैं तो तुम्हारी तीमारदारी के लिए आई हूँ। क्या यहाँ कोई फर्स्ट एड बॉक्स भी मौजूद है? मैं तुम्हारी बैंडेज बदल दूँ? क्रिस्टन बोली। जख्म के टांके टूट गए होंगे, सर में चोट थी। फर्स्ट एड बॉक्स इस अलमारी में है, सफदर बोला। जैसे ही वो अलमारी की तरफ बढ़ी, वही आदमी अंदर दाखिल हुआ जिसके हाथ में रिवॉल्वर था। क्रिस्टन बौखलाकर उसकी तरफ देखने लगी। वॉन हेग्जी का है? इसने इससे सख्त लहजे में पूछा। क्या मतलब? वो सफदर की तरफ मुड़ी। अगर तुम वॉन हेग्जी की दोस्त हो तो अभी मालूम हो जाएगा, आने वाले ने कहा। तुम लोग मेरे मुल्क के खिलाफ, मफाद के खिलाफ काम कर रहे हो। क्यों? सफदर कर रहा। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती, तुम पता नहीं कैसी बातें कर रहे हो, क्रिस्टन ने कहा। अभी मालूम हो जाएगा, अभी मालूम हो जाएगा, सफदर बुरा सा मुंह बनाकर बोला। फिर रिवॉल्वर वाले से कहा, जरा इस भयानक आदमी को तो बुला लेना, देखकर ही दम निकल जाएगा। सफदर ने कहा। तुम खामोश रहो, रिवॉल्वर वाला गुर्राया। जहन्नम में जाओ तुम सब, ख्वाम मेरी टांग फंसी है, वो बड़बड़ाकर कराह कर रह गया। वॉन हेग्जी इस वक्त कहाँ मिलेगा? रिवॉल्वर वाले ने फिर क्रिस्टन को मुखातिब किया। मैं नहीं जानती, कुछ देर पहले से मुझे इससे फ़ोन पर दरख्वास्त की थी कि इसके एक बीमार दोस्त की खैरगिरी के लिए जाऊं, और यहीं का पता बताया था, क्रिस्टन बोली। क्या तुम्हें इल्म है कि पुलिस तुम्हारी तलाश में है? वो आदमी बोला। मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती, क्रिस्टन बोली। तुमने होटल क्यों छोड़ा? आदमी ने कहा। किसी ने मेरे साथ फ्रॉड किया था, एक हमदर्द ने जान बचाई। लेकिन तुम कौन हो? क्रिस्टन बोली। स्केचबुक का है, आदमी ने कहा। ओह, तो तुम इन्हीं लोगों में से हो, वो दांत पीसकर बोली। इसने इस बात का कोई जवाब ना दिया। इतने में दो आदमी कमरे में दाखिल हुए। इसके हाथ पैर बांध दो, वो आदमी बोला। वो दोनों इसकी तरफ बढ़े ही थे कि दरवाजे के करीब से आवाज आई। वॉन हेग्जी हाजिर है दोस्तों। सफदर बौखलाकर उठ बैठा। इमरान आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था, लेकिन इस तरह कि इसकी पुश्त दीवार की तरफ ना होने पाए। वहीं ठहरो और अपने हाथ ऊपर उठाओ, रिवॉल्वर वाले ने धमकी दी। वो किस खुशी में मेरे दोस्त, इमरान ने कहा। मैं फायर कर दूंगा, आने वाला बोला। फायर की आवाज़ यकीनी तौर पर बाहर जाएगी और तुम वो ना कर सकोगे जो करना चाहते हो, इमरान ने कहा। दफतन एक आदमी फिर कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन इसका पूरा चेहरा स्याह नकाब से ढका हुआ था। सफदर ने सोचा कि क्या फ़र्क पड़ा नकाब से, गर्दन की कोताही कहाँ छुप सकी। इमरान इसकी तरफ मुड़ा। वॉन हेग्जी, तुम्हारा खेल ख़त्म हो गया, नकाब पोश ने कहा। तस्लीम, लेकिन स्केचबुक मामोजेल क्रिस्टन के पास नहीं है, इमरान ने कहा। इन दोनों को बांध लो, नकाब पोश ने इन दोनों से कहा जो खाली हाथ खड़े थे। शाइस्तगी मोसियो शाइस्तगी, इमरान नरम लहजे में कहता हुआ पीछे हटा। वो दोनों इस पर झपटे थे।
और फिर सफदर भी ना देख पाया कि किस तरह एक उछलकर रिवॉल्वर वाले पर जा पड़ा और दूसरा नकाबपोश पर। नकाबपोश लुढ़खुड़ाया और इससे दूसरी तरफ झटक कर किसी खूंखार भेड़िए की तरह गुर्राने लगा। सफदर की नज़र रिवॉल्वर पर पड़ी जो इसके आदमी के हाथ से निकलकर अलमारी के नीचे पहुंच गया था। लेकिन कमरे का माहौल कुछ ऐसा सनसनीखेज हो रहा था कि शायद रिवॉल्वर का किसी को होश ही नहीं था। वो तीनों तो अब वॉन हेग्जी और नकाबपोश की तरफ मुतवज्जा हो गए थे। बड़ी अजीब सी पोजीशन थी इन दोनों की। नकाबपोश के हाथ में एक चमकता हुआ खंजर था और दोनों ही इस तरह झुके खड़े थे जैसे एक दूसरे पर हमला करने के लिए मुनासिब पहलू ताड़ रहे हों। क्रिस्टन हुजियानी अंदाज में चीखे जा रही थी, होशियार होशियार, ये बैरन है, जिंदगी भर कुल्हाड़ों और खंजरों से खेलता रहा है, होशियार होशियार। इसकी आवाज़ कांप रही थी। चीखने का अंदाज ऐसा था जैसे किसी शदीद तकलीफ के जेरे असर रोए दे रही हो। अच्छा अच्छा कुतिया, नकाबपोश इमरान से तवज्जो हटाए बगैर बोला और इमरान ने सीधे खड़े होकर बेतहाशा हंसना शुरू कर दिया। इतनी लापरवाही से हंस रहा था जैसे नकाबपोश के हाथ में खंजर की बजाय फाउंटेन पेन हो और खुद इसके हाथ तो पहले ही खाली थे। इतने में सफदर को मौका मिल गया कि वो चुपचाप बिस्तर से उठकर अलमारी के नीचे पड़े हुए रिवॉल्वर पर कब्जा कर लेता। वो अलमारी से पुष्ट लगाकर धाड़ा, अपने हाथ उठाओ तुम सब। नकाबपोश भी सीधा खड़ा हो गया। अब वो अपने इस आदमी को घूरे जा रहा था जिसके हाथ में रिवॉल्वर था। ये क्या हुआ? इसने इससे पूछा। वो कुछ ना बोला और नकाबपोश ने सफदर से कहा, रिवॉल्वर खाली है, मैंने आज तक किसी को गोली से नहीं मारा। और फिर वो इमरान पर झपट पड़ा। सफदर ने इसके पैर का निशाना लेकर फायर कर दिया और इसके बयान की तस्दीक हो गई। रिवॉल्वर सचमुच खाली था। इमरान ने इसे झुकाई दिया और वहां से छलांग लगाकर सफदर के बिस्तर पर आया। बकिया लोग बड़ी अफरा तफरी के आलम में दीवारों से जा लगे थे। ऐसा मालूम होता था जैसे दो बैल लड़ते हुए कमरे में घुस आए हों और हाँ, बैठे हुए लोग इनके रगड़ों से बचे रहने के लिए गुशा आफियत तलाश कर रहे हों। इमरान बिस्तर से छलांग लगाकर मेज़ पर पहुंचा और दोनों हाथ उठाकर मुस्कुराता हुआ बोला, मौसियो फ्लीचर बोल्ट, खंजर फेंक कर मारने की नहीं होगी। इमरान ने कहा, मैं गला घूंट कर मारूंगा तुझे। उसने कहा, तो मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तुम्हारे हाथ में दबे हुए खंजर की तरफ से गाफिल ना होना चाहिए। खंजर? हूँ। इसे खंजर फर्श पर डालते हुए गौता लगाया और ऐसी हैरत अंगेज फुर्ती से मेज़ उलट दी कि इमरान को संभलने का मौका भी ना मिल सका। क्रिस्टन के हलक से एक घुटी घुटी सी चीख निकली। वो इमरान पर आ पड़ा था और कोशिश कर रहा था कि किसी तरह इसकी गर्दन गिरफ्त में आ जाए। अरे अरे, तुम कैसे हो दोस्त? क्रिस्टन सफदर को झंझोड़ रही थी। इस कशमकश के दौरान में इमरान की छोटी सी नकली फ्रेंच कट दाढ़ी थोड़ी से अलग हो गई। कौन हो तुम? बताओ। वो इमरान को दबोचे हुए गुर्राया। घाउंच बबरा, इमरान ने कहा और फिर जोर लगाया तो ना सिर्फ इसकी गिरफ्त से निकल गया बल्कि इस खंजर को भी अपने साथ समेटता चला गया जिसे कुछ देर पहले फ्लीचर बोल्ट ने फर्श पर फेंका था। तुम कौन हो? वो फिर धाड़ा। अब जरा होश में रहकर गुफ्तगू करना। खंजर मेरे हाथ में है और मैं इन लोगों में से हूँ जिन्हें किसी बात पर ताव नहीं आता। यानी मैं इतना अहमक नहीं हूँ कि खंजर फेंक कर तुम्हारा गला घूंटने की कोशिश करूंगा। इमरान ने कहा, मेरा तुमसे कोई झगड़ा नहीं, बस ये बता दो कि तुम कौन हो। नकाबपोश बोला। तुम लोगों की वजह से पुलिस मेरे पीछे भी है। इमरान ने कहा। क्या मतलब? नकाबपोश बोला। घाउंच बबरा, इमरान बोला। खुलकर बात करो, नकाबपोश ने कहा। क्या तुमने अखबारात नहीं पढ़ा? क्रिस्टन के साथ दो आदमी और भी थे जब इसने अपने कमरे के फर्स्ट सेक्रेटरी फ्रेडे की लाश दरियाफ्त की थी। इमरान ने कहा। ओहो, तो तुम इमरान हो। मैं जानता हूँ कि तुमने मेरे बारे में जरूर छानबीन की होगी। इमरान ने कहा। मेरे दोस्त, मैं तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ। फ्लीचर बोर्ड चहक कर आगे बढ़ा तो इसी अंदाज में था जैसे मुसाफा करना चाहता हूँ, लेकिन इमरान अगर जरा सा भी चूकता तो इसने खंजर पर हाथ डाल दिया था। वो फुर्ती से ना सिर्फ बाएं जाने हटा था बल्कि खंजर की नोक से इसके बाजू पर हल्का सा चरका भी लगाया था। अब तो फ्लीचर बोल्ट पागल हो गया। ऐसा मालूम होता था जैसे इमरान को पीस कर रख देगा और इमरान इसे पूरे कमरे में दौड़ाता फिर रहा था। एक बार इसके तीनों आदमियों में से एक ने इसकी कमर थामने की कोशिश की, लेकिन इमरान की लात इसे मुंह के बल फर्श पर ले आई। इसी दौरान में इमरान ने जेब से आशारिया 2.5 का एक पिस्तौल निकालकर सफदर की तरफ उछाल दिया। सफदर ने इसे हाथों पर ही रोका और इन तीनों को कवर करता हुआ बोला, अपनी जगह से हिलना भी नहीं। सच कहता हूँ, गला ही घूंट कर मारूंगा। फ्लीचर बोल्ट हाँफता हुआ गुर्राया। अगर थोड़ी देर बाद इस काबिल रहे तो, इमरान ने इस गिरफ्त से बचने के लिए बाएं जानिब जस्त लगाते हुए कहा। मार डालूंगा। वो झपट झपट कर हमले करने लगा। क्रिस्टन सफदर से कह रही थी,
ये क्या हो रहा है? वो बहुत खतरनाक आदमी है। ये खेल खत्म होना चाहिए। मेरा दोस्त भी कुछ कम खतरनाक आदमी नहीं है, सफदर ने कहा। अहमक है, क्रिस्टन झिंझिलाकर बोली। कई बार ऐसा हुआ है कि वो इसे गिरा सकता था। अब ये इसकी तफरीह है, कोई क्या कर सकता है, सफदर ने कहा। दफतन फ्लेचर बोल्ट दीवार से लगकर हाँफता हुआ बोला, तुम आखिर चाहते क्या हो? नकाब हटा दो अपने चेहरे से, इमरान ने मुस्कुराकर कहा। फ्लेचर बोल्ट ने नकाब उतार फेंकी। मैंने गलत तो नहीं कहा था, क्रिस्टन बोल पड़ी, और फ्लेचर बोल्ट ने इसे घूर कर देखा। जन्नत में इसी तरह घूरता रहा, फिर बोला, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम कौन होते हो मेरे मामलात में दखल अंदाजी देने वाले? क्रिस्टन ने कहा। बकवास मत करो। अगर मैं दखल अंदाजी ना की होती तो वो स्केचबुक साफ निकाल ले जाता, नकाबपोश बोला। तो तुमने दखल अंदाजी की थी? इमरान सर हिलाकर बोला। हाँ, मेरी वजह से स्केचबुक बच गई है, फ्लेचर बोल्ट बोला। मैं समझ गया, तुम हफ रॉजर को मिलाकर फ्रेडे के हालात से बाखबर रहे होगे, इमरान ने कहा। हाँ, मैंने यही किया था, फ्लेचर बोला। और फ्रेडे का खात्मा भी तुम्हारे हाथों हुआ होगा, इमरान ने कहा। हाँ, यकीनन, फ्लेचर बोला। अब ये बताओ कि हफ रॉजर कहाँ गया, इमरान ने कहा। मैं क्या जानूं, फ्लेचर ने कहा। इमरान, ये अपनी सांसों पर काबू पाने के लिए वक्त गुजारी कर रहा है, क्रिस्टन चीख कर बोली। इस बार तुम इसके हमले से बच ना सकोगे। और सफदर ने देखा कि क्रिस्टन का जुमला पूरा होने से पहले ही फ्लेचर बोल्ट ने रिवॉल्वर निकाल लिया था। यह खुद इसका रिवॉल्वर था, कुछ देर पहले इसके तकिए के नीचे से बरामद हुआ था। इसे अपनी इस गफलत पर अफसोस हो रहा था। काश कुछ देर पहले से ख्याल आया होता, लेकिन इसने भी इसके हाथ पर फायर कर देने में देर नहीं लगाई। ये और बात है कि निशाना ठीक ना रहा हो। फिर से दूसरा फायर करने की मोहलत ना मिली, क्योंकि सफदर का निशाना खता होते देखकर इमरान ने फ्लेचर बोल्ट पर छलांग लगाई थी, और यह हरकत कतई तौर पर अहमकाना थी। हो सकता है कि खुद फ्लेचर बोल्ट ही नर्वस हो गया हो, वरना इसकी जगह कोई और होता तो अपने तक इमरान के पहुंचने से पहले ही कई गोलियां इसके सीने में पेवस्त कर देता। रिवॉल्वर फिर इसके हाथ से छूट गया। इस बार क्रिस्टन ने दौड़कर रिवॉल्वर पर कब्जा कर लिया। ना सिर्फ कब्जा किया, बल्कि दो फायर फ्लेचर बोल्ट की टांगों पर झोंक मारे। फ्लेचर बोल्ट इमरान की गिरफ्त में लुढ़खुड़ाया और घुटनों के बल बैठ गया। ये तुमने क्या किया? इमरान ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। अभी चारों तरफ से लोग दौड़ पड़ेंगे। पहले भी तो एक फायर हुआ था, क्रिस्टन बोली। अहमक, वो आशारिया 2.5 का पिस्तौल था, आवाज इमारत से बाहर ना गई होगी। सफदर, तुम सदर दरवाजे पर जाओ, मैं यहाँ पर देखूंगा, इमरान ने कहा। सफदर इसे पिस्तौल थमाता हुआ कमरे से निकल गया। फ्लेचर बोल्ट फर्श पर दुजानो बैठा था। क्रिस्टन को खुफवार नजरों से घूरे जा रहा था। इसके चेहरे पर तकलीफ के आसार नहीं थे। दफतन इमरान ने इसे मुखातिब करके पूछा, माइकल फ्रेडे और इस फ्रेडे में क्या ताल्लुक था? कभी ना बताऊंगा। अब तो मेरे साथ ही राज भी मौत की आगोश में जाएगा, फ्लेचर बोल्ट खटकने कुत्ते की तरह गुर्राया। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा मेरे महबूब, इमरान ने खालिस रोमांटिक अंदाज में कहा, और अहमकों की तरह क्रिस्टन की शक्ल देखने लगा। या फिर इसकी एक सूरत और भी हो सकती है, वो कर्राहे बगैर बोलता रहा। मैं जानता हूँ कि तुम पुलिस के लिए भी काम करते हो और मुजरिमों के लिए भी। अगर मुझसे ताउन करो तो फायदे में रहोगे। ये लड़की तो पागल हो गई है। अगर इसने वहीं मुझे बता दिया होता कि माइकल मरने से पहले कोई स्केच बनाकर गया है तो इसकी नौबत ही ना आने पाती। मैं इसके हिस्से का जरूर ख्याल रखता, फ्लेचर बोल्ट ने कहा। कैसा हिस्सा? क्या मतलब? क्रिस्टन चौंक कर बोली। भोली ना बनो, वो गुर्राया। क्या तुम जानती नहीं थी कि क्या फ्रेडे ने तुम्हें खत नहीं लिखा था? फ्लेचर बोला। नहीं, ये झूठ है, इसकी लाश ही देखी है मैंने, और पुलिस वालों से इसका नाम मालूम हुआ था, क्रिस्टन ने कहा। खैर, मुझे इसकी परवाह नहीं कि तुम सच कह रही हो या झूठ। मेरी मदद के बगैर वो स्केचबुक बेकार है, फ्लेचर बोला। सुनो प्यारे, इमरान हाथ उठाकर बोला, स्केचबुक मेरे पास है, लेकिन जब तक मैं इसकी कहानी और अहमियत से वाकिफ ना हो जाऊं, तुम्हें इसकी हवा भी ना लगने दूंगा, इमरान बोल रहा था। मैं बहुत ज़्यादा देर तक इस पोजीशन में नहीं रह सकता, खून ज़ाया हो रहा है। पहले इसका इंतजाम करो, इसके बाद मैं कुछ बताऊंगा, फ्लेचर बोल्ट ने कहा। फिर सब खामोश हो गए। कुछ देर बाद सफदर वापस आया। इसे बताया कि चारों तरफ सन्नाटे का राज है। किसी ने भी फायरों की तरफ तवज्जो नहीं दी। इन्हें मेहमान खाना नंबर 5 पहुंचाना है, वहाँ जख्मी की देखभाल भी हो सकेगी। तुम इन तीनों के हाथ पुश्त पर बांधो, इमरान ने सफदर से कहा। मेहमान खाना नंबर 5 बज़ाहिर एक दीही अस्पताल था, लेकिन हकीकतन X2 के काइंदों ने यहाँ मुख्तलिफ किस्म के काम अंजाम देते थे। डॉक्टर मिलिट्री की सीक्रेट सर्विस का आदमी था। दिन भर आसपास के देहातों के लोग वहाँ मुआलजे के लिए आते रहते, और इमरान के दूसरे हिस्सों में X2 के काम भी जारी रहते।
डॉक्टर ने फ्लेचर बोल्ट का ऑपरेशन करके गोलियां निकाल ली थीं और अब वो वहीं एक कमरे में आराम कर रहा था। क्रिस्टन और सफदर भी यहीं थे। फ्लेचर के तीनों साथियों को X2 के इन क्वार्टर्स में पहुंचा दिया गया था, जहां कैदी रखे जाते थे। 2 दिन फ्लेचर बोल्ट वहां आराम करता रहा। फिर एक रात इमरान वहां पहुंचा और मामले की बात शुरू हुई। क्रिस्टन भी वहां मौजूद थी। तुम क्या समझती हो, माइकल फ्रेडे कौन है? फ्लेचर बोल्ट ने क्रिस्टन की तरफ देखकर पूछा। वो एक आरामदेह कुर्सी पर नीम दराज था, लेकिन इसके चेहरे से नकाहत जाहिर नहीं होती थी। वो एक आर्टिस्ट था, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं जानती, क्रिस्टन ने कहा। वो तंजिया अंदाज में मुस्कुराया। चंदला में सर हिलाता रहा, फिर बोला, वो तुम्हारे बाप का और मेरा मुश्तरका दोस्त था, लेकिन तुम्हारा बाप इसे सिर्फ एक आर्टिस्ट की हैसियत से ही जानता था, फ्लेचर बोल्ट ने कहा। और तुम? इमरान ने पूछा। सिर्फ ये मैं जानता था कि वो इत्तेहादियों का जासूस था और दूसरी जंग अजीम के दौरान में बर्लिन में काम करता रहा था, फ्लेचर बोल्ट ने कहा। ये बात तो मशहूर थी ही, सिर्फ तुम क्या जानते थे? क्रिस्टन बोली। लेकिन ये तो मेरे अलावा और कोई भी नहीं जानता कि कुछ दिनों के बाद वो सिर्फ अपने मफाद के लिए काम करने लगा था। इसने बहुत बड़ी दौलत समेटी थी और इसे कहीं छुपा दिया था, फ्लेचर ने कहा। मुझे इससे क्या सरोकार हो सकता है? क्रिस्टन ने लापरवाही से कहा। फिर क्यों दौड़ी आई थी? फ्लेचर ने कहा। मेरे बाप की वसीयत मुझे यहाँ पर लाई थी। उन्होंने कहा था कि जब भी किसी मशीकी मुल्क में परिंदों की तस्वीर की नुमाइश हो, इसमें ज़रूर हिस्सा लेना और दूसरी तस्वीर के साथ माइकल के बनाए हुए स्केच की नकल ज़रूर रखना, क्रिस्टन बोली। तो फिर? फ्लेचर ने पूछा। इन्हीं की हिदायत के मुताबिक तस्वीरों में मुझे कुछ लकीरें छोड़ देनी थी। इनका ख्याल था कि जो शख्स भी इन लकीरों का इजाफा इस नकल में कर सकेगा, मेरे लिए खुश नसीबी का प्याम्बर साबित होगा, क्रिस्टन ने कहा। वो पुरमाइने अंदाज में सर हिलाकर रह गया। लकीरें तो बिलाशुबा किसी ने बनाई, लेकिन मैं नहीं जानती कि मेरे लिए खुश नसीबी का वो प्याम्बर कौन था, क्रिस्टन ने कहा। वो गैस्पर फ्रेडे था, चोर, और बिलाखिर वो मेरे हाथों मारा गया। जानती हो, वो तुम्हारी स्केचबुक चुरा ले जाने में कामयाब हो जाता अगर मैंने इस पर नजर ना रखी होती, फ्लेचर बोला। ओह, तो फर्स्ट सेक्रेटरी? क्रिस्टन ने कहना चाहा। हाँ, वो माइकल फ्रेडे का बेटा था। अब ये बात पूरी तरह समझ में आई कि माइकल फ्रेडे ने तुम सबको धोखा दिया था, फ्लेचर बोला। अब तुम मुझसे बात करो, इमरान ने इसे अपनी तरफ मुतवज्जा करके कहा। हाँ, तुम गालिबन मुझसे यही पूछना चाहोगे कि कौन सी बात पूरी तरह मेरी समझ में आई है, फ्लेचर ने कहा। समझदार आदमी हो, इमरान खुश होकर बोला। अच्छा, तो सुनो, मेरे अलावा और कोई इससे वाकिफ नहीं था कि एक बड़ा खजाना माइकल के हाथ लगा है, क्योंकि मैं इस खजाने के हसूल में इसका मावून था। लेकिन इसने मुझे इसकी हवा तक ना लगने दी कि इसने इसे दोबारा कहाँ छुपाया है। वो खजाना दरअसल एक मालदार यहूदी का था, जिसे नाजियों ने मौत के घाट उतार दिया था। वो मुझे तसल्लियाँ देता रहा कि जब हालात मुवाफिक होंगे, खजाना हासिल करके हम 2 बराबर हिस्सों में बांट लेंगे, फ्लेचर ने कहा। वो खामोश होकर क्रिस्टन की तरफ देखने लगा, फिर इसे ही मुखातिब करके बोला। जानती हो, इस रात वो कहाँ से तुम्हारे घर में पहुंचा था? नहीं, शायद याद ना हो, तुम बहुत छोटी थी। कितनी भयानक और तूफानी रात थी, फ्लेचर बोला। मुझे याद है, क्रिस्टन बोली। कई दिन से मेरे यहाँ मुकीम था और इस रात चोरों की तरह निकल भागा। दिन में इसने अपने बेटे को एक खत लिखा था, इसी गैस्पर फ्रेडे को, जिसकी लाश तुम्हें अपने कमरे में मिली थी, फ्लेचर ने कहा। वो चोरों की तरह निकल भागा था? इमरान ने पूछा। बीमार तो था ही, मैं इस पर जोर दे रहा था कि वो मुझे इस खजाने का पता बता दे। अगर वो मर भी गया तो मैं बड़ी ईमानदारी से आधा खजाना इसके बेटे तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, फ्लेचर ने कहा। क्या तुमने वो खत देखा था जो इसने अपने बेटे को लिखा था? इमरान ने पूछा। नहीं, मैं इसकी तरफ से बेइत्मीनानी में मुब्तला ना था, वरना इसे हासिल करने की ज़रूर कोशिश करता। इसने तो मुझसे वादा किया था कि अगले दिन मुझको सब कुछ बता देगा, लेकिन रात ही को निकल भागा और फिर इस वक्त तक मुझे इसका सुराग नहीं मिल सका था, जब तक कि जनाजे की नौबत नहीं आ गई थी, फ्लेचर बोला। कुछ देर के लिए कमरे की फिजा पर खामोशी मुसल्लत हो गई। फिर फ्लेचर बोल्ड ही बोला। मेरा दावा है कि इसने क्रिस्टन के बाप को भी धोखा दिया होगा। इससे बज़ाहिर एक परिंदे का स्केच किया था, लेकिन इसमें इस खजाने से मुतालिक तफसील और इसका पूरा पता पोशीदा होगा। वरना तुम खुद सोचो, अगर इसके बेटे ने क्रिस्टन की बनाई हुई नामुकम्मल तस्वीर चंद लकीरों का इजाफा करके मुकम्मल की थी, तो फिर स्केचबुक चुराने की क्या ज़रूरत थी, फ्लेचर ने कहा। तुम्हारा ख्याल है कि इस स्केचबुक में इसके किए हुए स्केच के अलावा कोई पोशीदा तहरीर भी हो सकती है, इमरान ने पूछा। हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ। माइकल फ्रेडे पोशीदा तहरीर का माहिर था।
हजार तरह की तहरीरें खुद इसकी जाती। इसने मेरे घर से अपने बेटे को जो खत पोस्ट कराया था, इसमें कुछ इशारे इसे लिखकर भेजे होंगे, ऐसे इशारे कि जिन्हें मैं भी ना समझ सकूं। और बकिया काम की तकमील इसे क्रिस्टन के घर बैठकर की होगी। वो बहुत ज्यादा बीमार था, जिंदगी से नाउमीद हो गया था, फ्लेचर ने कहा। तो तुम्हारी दानिश में इसने जो खत लिखा था, इसमें महज ये इत्तला थी कि वो कोई याददाश्त क्रिस्टन के घर छोड़ेगा। इसे चाहिए कि वो किसी भी मशीकी मुल्क में परिंदों की तस्वीर की नुमाइश मुनक्किद कराए और बताए हुए तरीकों से स्केच बुक उड़ाए। इमरान ने कहा। हाँ, मेरा यही ख्याल है। फ्लेचर बोल्ड बुरा सा मुंह बनाकर बोला। वो बेहद सुअर था, अच्छा खासा मुसव्विर भी था और कीमिया दानी में भी अपना जवाब नहीं रखता था। नजर ना आने वाली तहरीरें भी इसके लिए नामुमकिन नहीं थी। फ्लेचर बोल्ड ने कहा। स्केचबुक कुछ अरसा तुम्हारे पास भी तो रही है, क्या तुमने इसमें कोई खुफिया तहरीर तलाश करने की कोशिश की? इमरान ने पूछा। तलाश की थी, नहीं मिल सकी। इसके बावजूद मुझे यकीन है कि खुफिया तहरीर इसके किसी न किसी हिस्से में जरूर पाई जाएगी, फ्लेचर बोल्ड ने कहा। इमरान थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर बोला। अच्छी बात है, तुम आराम करो। जब तुम अच्छे हो जाओगे तो दोनों मिलकर खजाना तलाश करेंगे, इमरान ने कहा। मेरी स्केचबुक वापस कर दो, दफतन क्रिस्टन ने इससे गुस्सीले लहजे में कहा। मेरे एक दोस्त के बच्चे ने इस पर पेशाब कर दिया था, धोने की कोशिश की गई तो बिल्कुल साफ हो गई, इमरान ने कहा। तुम झूठे हो, लाओ मेरी स्केचबुक। वो इसके कोट का कॉलर पकड़कर झंझोड़ती हुई चीखी। सुरैया की सालगिरह का जश्न बरपा था। मेहमान जोक दर जोक तहाइफ लेकर आ रहे थे। इसके सामने वाली मेज पर तहाइफ के ढेर लगते जा रहे थे। दफतन इमरान हॉल में दाखिल हुआ। हैयत कज़ाई वही थी जिस पर रहमान साहब को सबसे ज्यादा ताव आता था, यानी जर्द कमीज, नीली पतलून और सुर्ख टाई, पैरों में बेदाग सफेद जूते और चेहरे पर हिमाकतों का आलम तो पूछना ही क्या। ऐसा लगता था जैसे इतने बड़े मजमे को देखकर बौखला गया हो। सीधा रहमान साहब की तरफ बढ़ता चला गया। वो चौंके थे और इसे ऐसे नाखुशगवार अंदाज में देखा था जैसे अभी उठेंगे और फोन करके पुलिस को तलब कर लेंगे। इमरान ने बड़े अदब से झुककर अपना तोहफा इनकी खिदमत में पेश किया। क्या है? रहमान साहब ने झिल्लाकर पूछा। तो तोहफा, इमरान हिकलाया। तो मुझे क्यों दे रहे हो? रहमान साहब ने कहा। कन्फ्यूशियस ने कहा है कि मैंने आज तक कोई ऐसा अहमक नहीं देखा जो दरख्त की जड़ में पानी देने की बजाय इसके पत्तों पर छिड़काव करता हो, इमरान ने कहा। यह क्या बकवास है? रहमान साहब ने कहा। सुरैया को तोहफा देने से क्या फायदा? इमरान ने कहा। क्या है इसमें? रहमान साहब ने पूछा। घाउंच बबरा, इमरान बोला। धक्के देकर निकलवा दूंगा, रहमान साहब बोले। तो मैं अपने साथ इस मुजरिम को भी ले जाऊंगा जिसने विलियम गैस्पर फ्रेडे को कत्ल किया था और जिसने हफ रोजर को भी ठिकाने लगाया, इमरान ने कहा। क्या वो भी कत्ल कर दिया गया? रहमान साहब ने पूछा। 4 नामालूम आदमियों समेत, इमरान ने कहा। क्या लाशें मिली हैं? रहमान साहब ने कहा। कातिल ने लाशें गायब करा दी हैं, इमरान बोला। कौन है कातिल? शायद आप यकीन ना करें क्योंकि वो सरकारी मेहमान है, इमरान ने कहा। साफ साफ कहो। नहीं, ठहरो, यहाँ नहीं, मेरे साथ आओ, रहमान साहब बोले और वो इसे एक दूर अफ्तादा कमरे में लाए। अब बताओ। एक स्वीडिश चीफ ऑफ पुलिस, बैरन फ्लिचर बोल्ट, इमरान ने कहा। नहीं, रहमान साहब चिल्लाए। यकीन कीजिए, इसके एतराफ़ात मैंने टेप भी करा लिए हैं, इमरान ने कहा और फिर इसने जल्दी जल्दी पूरी कहानी दोहरा दी। मेरे खुदा, रहमान साहब सर थाम कर बैठ गए। इमरान ने कागज़ में लिपटा हुआ तोहफा निकाला और ये रहा घाउंच बबरा। इसे फ्रेम की हुई तस्वीर इनके सामने रखते हुए कहा। इस तस्वीर की उड़ान मुलाहिजा कीजिए, जोसेफ की खोपड़ी से तुलू होकर यहाँ गुरूब हुई है, इमरान ने कहा। अगर ये सच है कि बैरन फ्लिचर बोल्ड इन हरकतों का जिम्मेदार है तो बड़ी दुश्वारियां पेश आएंगी। वो सचमुच सरकारी मेहमान है, रहमान साहब ने कहा। आप जाने, मैंने अपना काम पूरा कर दिया है, इमरान ने कहा। वो कहाँ है? सर रहमान ने पूछा। बस इसे कैदी ही समझिए, जहाँ भी है वहाँ से निकल नहीं सकता, इमरान ने कहा। और वो स्केचबुक मेरे पास है, वो भी पेश करूंगा, इमरान ने कहा। क्या तूने इसमें कोई खुफिया तहरीर तलाश कर ली है? सर रहमान ने पूछा। जी हाँ, और इस तहरीर की कुंजी इसी स्केचबुक में मौजूद है। कुछ लकीरें इस तरह खींची गई हैं इसमें कि इन्हें तरतीब देने से 2 लफ्ज़ बनते हैं, गहरा धुआं। बस मैंने इस सफ़े को गहरा धुआं दिखा दिया। थोड़ी ही देर बाद सफ़े के सादा हिस्सों पर हरूफ उभरने लगे। मुलाहिजा फरमाइए। इमरान ने हैंडबैग से स्केचबुक निकालकर वही सफ़ा खोला। रहमान साहब इसे बगौर देखते और सर हिलाते रहे। फिर कुछ देर बाद बोले,
फौरी तौर पर इसे मेरे महकमे की हवालात के सुपुर्द कर दो, और इस लड़की को भी। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती कि गैस पर फ्राइडे ने नुमाइश वाली तस्वीर मुकम्मल क्यों की। लड़की के कमरों में जाकर चुपचाप स्केचबुक तलाश कर लेता, सर रहमान ने कहा। मेरी दानिश में यह हरकत लड़की को नुमाइश ही में रोके रखने के लिए की गई थी, ताकि वो इसकी अदम मौजूदगी में इत्मीनान से इसके कमरे के सामान की तलाशी ले सके। जाहिर है कि लड़की इस तस्वीर को शाम को मुकम्मल पाकर वहीं तो इस आदमी का इंतजार करती जो इसके लिए खुशबख्ती का प्याम लाने वाला था। लेकिन ही हाथ वो शब तारीख का बच्चा बीच में आकूदा और सारा मामला घाउंच बबरा होकर रह गया। इमरान ने कहा, बको मत, अब ये ना मेरे सामने ना दोहराना। रहमान साहब बोले, लेकिन तस्वीर तो आप ही को रखनी पड़ेगी। अगर मैं अपने घर लेकर गया तो मुझे सारी जिंदगी संधे की लाठी बना रहना पड़ेगा, इमरान ने कहा। क्रिस्टियन गुस्से से सुर्ख हो रही थी और इमरान इस तरह सर झुकाए बैठा था जैसे पहले भी पिट चुका हो और मुस्तकिल करीब में भी पिट जाने का इम्कानात हों। मैं अपनी स्केचबुक लिए बगैर यहाँ से वापस नहीं जाऊंगी, समझे? वो कुछ देर बाद गरजी। किस तरह समझाऊं तुम्हें कि खजाने तक तुम्हारे हाथ ना पहुंच सकेंगे, क्योंकि वो मशरिकी जर्मनी में दफन है। किसी भी गैर कम्युनिस्ट मुल्क की दाल वहां नहीं गिरेगी, इमरान ने कहा। जहन्नम में गया खजाना, वो स्केचबुक ही मेरे लिए बहुत कीमती है। हजारों पाउंड इसके दाम भी पहले भी लग चुके हैं, क्रिस्टन बोली। ये मेरा वादा है कि कुछ दिनों के बाद स्केचबुक तुम्हारे पास पहुंच जाएगी, लेकिन इसमें वो सफ़ा नहीं होगा जिस पर माइकल फ्रेडी की खुफिया तहरीर है, इमरान ने कहा। क्रिस्टन खामोश हो गई, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो नॉर्मल होती गई। मुझे अफसोस है, वो कुछ देर बाद आहिस्ता से बोली। किस बात पर? इमरान ने पूछा। मैं ख्वाह मख्वाह गर्म होगी तुम पर, तुम भी तो मजबूर हो। ये तुम्हारे मुल्क के वकार का सवाल है। फिर भी मैं तुम्हारी ममनून हूँ कि तुमने मेरे लिए आसानियाँ फराहम की हैं। मैं ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में तुम्हें ना बुला सकूंगी, क्रिस्टन बोली। कन्फ्यूशियस ने भी ये कहा था, इमरान ठंडी सांस लेकर बोला। क्या कहा था कन्फ्यूशियस ने? क्रिस्टन मजाका उड़ाने वाले अंदाज में मुस्कुराकर बोली। यही कि औरत इरादी तौर पर झूठ नहीं बोलती, बल्कि ये इसकी फितरत है। जिस तरह मैं गैर इरादी तौर पर अपने कान खुजाता हूँ, इसी तरह वो झूठ बोलती चली जाती है। ना मैं कान खुजाकर शर्माता हूँ और ना वो अपने किसी झूठ पर नादिम होती है। रहे नाम अल्लाह का। अच्छा, टाटा। तो दोस्तों, ये नावल भी अपने अख्तिताम तक पहुंचता है। उम्मीद है कि आपको ये नावल ज़रूर पसंद आया होगा। इस नावल को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।